पहले तो सर 10,000 रुपये के लिए 7-8 पोर्टफोलियो, मतलब इतना लंबा क्या इनका जो फंड सिलेक्शन है आप सही मान रहे हैं? और क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? क्या इनका जो चयन है जिसमें हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप पे थोड़ा झुकाव इनका ज़्यादा है, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए, नेपाल जी के लिए? तो देखिए, पहली बात तो 10,000 रुपए के लिए 7 स्कीम की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कोई भी स्कीम में अगर 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रियल सेंस में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक स्कीम अपने आप में 30 से 40 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। तो अगर आपका 10,000 रुपए आप अगर दो स्कीम में भी इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 रुपए करके दो स्कीम में, या ज्यादा से ज्यादा 3 स्कीम, चलिए उससे ज्यादा आप चाहें तो 4 स्कीम, 2,500 रुपए की एक एसआईपी एक स्कीम में कर लें, उससे ज्यादा स्कीम आपको पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपका पोर्टफोलियो अगर उन्हें कंसोलिडेट करने की बात करूं, तो एक जो 4 स्कीम वो अपने पोर्टफोलियो में रिटेन कर लें, वो सिर्फ उतना बताता हूं कि इन 4 स्कीम में आप आगे जाते हुए इन्वेस्ट करें, जिनमें 2,500 रुपया कर लीजिए तो 4 स्कीम हो जाएगी, 3 स्कीम कम कर दीजिएगा आप। तो एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मल्टी कैप, कैनरा ब्लू चिप फंड, और एक अगर स्मॉल कैप ऐड करना चाहें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो मैं 4 स्कीम दोहरा रहा हूं, जो ये रिटेन कर सकते हैं, बाकी सब में बंद कर दें और सारा पैसा सिर्फ इन 4 स्कीम्स में ही लगाएं, उतना काफी होगा। इन्हें उससे ज्यादा बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है। जो 4 स्कीम इन्हें रिटेन करनी है वो बता दूं: पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मल्टी कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये चार अगर ये रिटेन करते हैं, 2,500 रुपया ईच, काफी है इन्हें, और कोई अपने इससे ज्यादा स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है इन्हें। सर इतना ज़्यादा मत करिए, और जैसा सर भी कह रहे हैं, जो 4 फंड आपको बताए गए हैं उनको रखिए, बाकी से अभी आप निकल जाइए। और इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी की जो आपकी एसआईपी चल रही 10,000 रुपये की हर महीने की। हमारे श्रीनिवास चौधरी जी कह रहे हैं कि सर प्लीज़ बताएं, पीएसयू बैंक शेयर तो आज डाउन है। सर ये आप, मुझे लगता है पता नहीं, आप थंब को देख के कह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की तेज़ी की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप ट्रेड नहीं करते हैं, आप जो है लंबी अवधि की बात करते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर कैसा लग रहा है, इसको, इस थीम पर हम आज बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। सर अगर हम बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके अगर सेक्टोरल फंड की बात करें, तो वो कौन से फंड्स हैं जो आपको ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं बैंकिंग के अलावा, अगर हम बात करें तो? तो देखिए विपुल जी, मैं थीमेटिक फंड पे ज्यादा फोकस रखूंगा रादर देन सेक्टर फंड्स। ठीक है। उदाहरण के रूप में बताता हूँ, मुझे जो लगता है कि एक थीम जो आगे जाते हुए अच्छी रहेगी, तो वो है कंजम्पशन थीम। सो कंजम्पशन थीम में एफएमसीजी भी आ गया और डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स भी आ गए। सो थीमेटिक की जब हम बात करेंगे वो होगा कंजम्पशन फंड्स। सेक्टर फंड्स की बात करेंगे तो एफएमसीजी फंड। तो सेक्टर एक थीम का हिस्सा होता है। सो अगर एज एन इन्वेस्टर मैं इन्वेस्ट करने की बात करूं, मुझे लगता है थीमेटिक फंड्स विल बी बेटर देन सेक्टर फंड्स। अब कंजम्पशन थीम मुझे लगती है कि आगे जाते हुए अच्छी होनी चाहिए, इस कारण, इन कारणों से। एक है कि जो इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। मिडिल इनकम फैमिलीज की अगर हम बात करें, यंग पॉपुलेशन की बात करें, तो ये एक सबसे बड़ा दर्जा है अपनी पूरी पॉपुलेशन का। और अगर हम इनकम लेवल देखें, हर एक इंसान की जो हाथ में खर्च करने के जो पैसे बच रहे हैं या उनके पास हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। खर्चा करने का, पहले हम एक सेविंग्स इकोनॉमी की बात करते कि ज्यादातर जो पैसे थे वो हम एज अ हाउस होल्ड बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब की जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, और जो ये मिडिल इनकम और मिडिल एज लोगों की बात कर रहे हैं, ये कंजम्पशन में खर्च करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो हम देखेंगे बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, अच्छे फोन, घूमने जाना, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन एज अ थीम, जब तक ये मिडिल इनकम फैमिलीज और मिडिल जो यंग एज है उन पे उनकी इनकम बढ़ती रहेगी, तो उतना ही जो कंजम्पशन थीम है वो चलेगा। तो मुझे लगता है अगर बैंकिंग के अलावा जो आपने दूसरा एक थीम पूछा जो अच्छा लगता है फ्यूचर के लिए, मुझे कंजम्पशन थीम अच्छा लगता जी सर, अगर आपने कंजम्पशन थीम का नाम लिया है, तो क्या उनमें से कुछ फंड्स भी बताएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं कि ठीक है मंथन तो आप कर रहे हैं, पर मक्खन उससे जो निकलेगा वो जानना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुछ एक फंड्स अगर आप रिकमेंड करना चाहें कंजम्पशन थीम को ध्यान में रखते हुए। है। तो देखिए, इस कैटेगरी में एक एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड जो है बहुत पुराना है और इट इज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग। दूसरा टाटा कंज्यूमर फंड है, जो मुझे अच्छा लगता है। मेराई का एक कंजम्पशन फंड है, वो भी अच्छा है। भारत आईसीआईसीआई का एक भारत कंजम्पशन फंड है, वो भी अच्छा है। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं जो ये कंजम्पशन थीम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि थीमेटिक फंड है,
मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार जाके पोर्टफोलियो भी देख लें किस तरह की कंपनीज उन पोर्टफोलियो का हिस्सा बनती हैं। ये जी। कंजम्पशन थीम में किसी का फोकस मान लीजिए टाइटन पे होगा, किसी का जो जो कंज्यूमेबल्स पे आते हैं, डिस्क्रिशनरीज पे आती है, किसी का हो सकता है ऑटोमोबाइल्स में हो। तो एक बार जाके थोड़ा पोर्टफोलियो देख लीजिए, लेकिन ये 3-4 फंड जो हैं, ये इनका परफॉर्मेंस ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में है। जी। एक तरीके से तो आपने सर कहा कि सेक्टोरल फंड जो है रिटेलर्स के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि कितने सुरक्षित आप इनको मानते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति नया निवेशक, जैसे डिफेंस में हमने देखा जब आया था, तो मतलब कुछ एक ऐसे फंड हाउस भी रहे जिनको कि नया निवेश रोकना पड़ गया, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे लगाने शुरू कर दिए थे। तो आखिर में जब लोग कोई पैसे लगा रहा हो तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, खासतौर से सेक्टोरल फंड को लेकर के उसे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि एंट्री एग्जिट तो निश्चित रूप से वो टाइम नहीं कर सकता है। वो सिर्फ लोगों के कहने पर, या फिर किसी ने बता दिया कि हमारे पैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग पैसे ज़्यादातर लगा रहे हैं इस देश में। आपकी टिप्पणी क्या होगी इनके लिए, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेक्टोरल फंड में पैसे लगाते समय? देखिए, पहली बात तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आप सेक्टर्स को ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो मत इन्वेस्ट करें। क्योंकि जिन सेक्टर्स की हम बात की, वो सेक्टर्स डाइवर्सिफाइड फंड में भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अगर बैंकिंग फंड नहीं लिया, कंजम्पशन फंड लिया, तो उन कंपनियों को दूसरी पोर्टफोलियोज में नहीं मिलेगा। आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी वो कंपनीज मिलेंगी, वो बैंक्स मिलेंगी। तो अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते, मत इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे हैं तो उसका एलोकेशन रिस्ट्रिक्ट करिए कि भाई मैं मेरा पूरे पोर्टफोलियो का 10% या 15% से ज्यादा नहीं लगाऊंगा कोई भी एक सेक्टर में। तो आप क्या करेंगे कि अगर आप मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा भी लगा, तो आपने हर महीने के मान लीजिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें। हमारे पास सवाल आया था कि हम महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप सेक्टर फंड्स में या थीमेटिक फंड में सिर्फ 10% लगाएं या 15% लगाएं। तो आप 1,000 या 1,500 रुपए की एसआईपी करें। अगर कुछ गलत भी होता है, आप उसको टाइमिंग नहीं कर सकते, या आपने एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में एंट्री ली है, तो नुकसान जो है वो आपका लिमिटेड होगा 10 to 15% पे ही। तो स्ट्रैटेजी वैसे बना के चलिए, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप उस सेक्टर को ट्रैक कर पाते हैं या थीम को ट्रैक कर पाते हैं, तो आप उसमें बढ़ाने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो यकीन मानिए ऐसा कुछ भी आप नहीं खो रहे हैं। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड के जरिए आते हैं तो उनमें भी वो फंड मैनेजर जो सेक्टर्स अच्छे हैं उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। तो प्लीज वो फोमो नहीं रखें अपने माइंड में कि भाई मेरे दोस्त कर रहे हैं तो वो कमा रहे हैं तो मुझे नुकसान, मैं नहीं कमा रहा हूं। उस तरीके से आप इन्वेस्ट ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक सर।